नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। लिखा हुआ है सदन में हंगामा और नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। सदन के अंदर जब सत्र की कार्यवाही चलती है तो उस दौरान हंगामा भी होता है, तल्खियां भी होती हैं, गुस्सा भी होता है, नाराजगियां भी होती हैं, वार पलटवार होते हैं और आज भी हरियाणा विधानसभा के अंदर ऐसा ही हुआ। सभी नेताओं की आवाज आ रही थी, जो चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं और वो चेहरे जो नजर नहीं आ रहे। बहुत सारी आवाजें गूंजी, बहुत सारे मुद्दे गूंजे और बहुत सारे मुद्दों पर गहमा गहमी हुई। चंडीगढ़ विधानसभा में कई मुद्दों पर हंगामा हुआ और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मंत्री संदीप सिंह को लेकर विपक्ष का सदन से वॉकआउट हुआ और लगातार इस तरह के मुद्दे उठे थे। कुछ ब्रेकिंग न्यूज सामने आई, वो भी आज लगातार आपको दिखाएंगे। और सदन में जिन जिन मुद्दों पर बात हुई, खासतौर से दो मुद्दों पर सदन के अंदर हंगामा हुआ था, हम उन पर भी बात करेंगे। डिबेट के दूसरे हिस्से में सरपंचों के मुद्दे पर बात करेंगे। सरपंच आए थे, फिर चले गए, फिर आएंगे सरपंच, लेकिन पहले हिस्से में सदन के वो दो मुद्दे जो काफी गर्माते रहे। बहुत सारी बातें विधायकों ने रखी, अपने अपने क्षेत्रों के विधायकों ने रखी, सवाल पूछे मंत्रियों से, लेकिन शराब घोटाले को लेकर, मंत्री संदीप सिंह के मुद्दे को लेकर लगातार गुस्सा, वार पलटवार, नाराजगियां देखने को मिली। और अगर बात की जाए सदन को लेकर तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। का सदन से वॉकआउट, कांग्रेस विधायकों ने फिर उठाया सदन में संदीप सिंह का मुद्दा। शराब घोटाले को लेकर भी सदन में हुआ हंगामा। एससीटी की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल जवाब हुए। शराब घोटाले के मुद्दे पर अभय चौटाला बरसे, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस हुई। शराब घोटाले के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने भी अभय चौटाला का समर्थन किया। विपक्ष के वार पर सरकार ने पलटवार भी किया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान तमाम विधायकों ने सरकार से अपने हलके से संबंधित सवाल पूछे। मंत्री संदीप सिंह के सदन में आने को लेकर के विपक्ष ने हंगामा भी खड़ा किया। विपक्ष लगातार सरकार से संदीप सिंह को लेकर के स्पष्टीकरण मांग रहा था। दरअसल महिला जूनियर कोच के आरोप लगाने के बाद संदीप सिंह शुक्रवार को पहली बार सदन के अंदर पहुंचे थे, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया गया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष की तरफ से इस मसले पर वॉकआउट भी किया गया। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला भी इस वॉकआउट में शामिल रहे। इसी के साथ साथ शराब घोटाले पर बनी एससीटी को लेकर के भी सदन के अंदर भरपूर हंगामा देखने के लिए मिला। आसार भी थे, कयास भी थे, आसार भी थे कि हंगामा होगा और भी मुद्दे उठेंगे, तो ये मुद्दे उठे थे। शराब घोटाले का किस तरह से मुद्दा उठा, क्या सवाल जवाब हुए, क्या कहा अभय चौटाला ने, विधायकों ने, वो आपको सुनाते हैं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि जो विजिलेंस की रिपोर्ट और जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है वो क्यों नहीं प्रस्तुत की जा रही, वो क्यों नहीं दिखाई जा रही? क्या आपने उसकी इंक्वायरी नहीं कराई थी? तो इंक्वायरी कराई तो वो रिपोर्ट कहां है? वो रिपोर्ट कहां है फिर, अगर इंक्वायरी कराई है तो? अध्यक्ष महोदय, अभी डाटा फ्लोर पे रखा गया है रिप्लाई में। हम वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, जो रिपोर्ट जो उन्होंने करी है के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन, उस रिपोर्ट के अंदर इनके नाम आते हैं सबके। 11 एक्साइज टैक्सेशन के ऑफिसर्स के खिलाफ हुई है, 250 से ऊपर अदर लोगों के से इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो ने करी है। वो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री जी, उसको आगे कार्रवाई सरकार करे। मुख्यमंत्री जी, अंडर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपने फिर इंक्वायरी क्यों कराई? हाँ जी, इंक्वायरी किस लिए कराई ये बता दो। विजिलेंस से इंक्वायरी क्यों कराई? आपने हाउस के अंदर ये क्यों कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी की एक मेंबर की कमेटी बना रहा हूं? जब भी हाउस में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, ये जब सारी चीजें हुई है, अब तो हमने फिर हाउस में ये कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन करने वाले को अपना टाइम लेना होता है। वो अरे भाई रिपोर्ट नहीं दी अभी उन्होंने, रिपोर्ट देंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे उसकी। चलिए अब और इसी प्रकार से बाद में करेक्शनल मेजर्स क्या होने चाहिए ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताना है, ताकि ये चीजें अगर कोई घटित हुई है तो आगे घटित ना हो। चीफ सेक्रेटरी साहब अपनी रिपोर्ट देंगे, उसको डिपार्टमेंट लागू कराएगा।
ये आप इनको अलाउ जब करना नहीं, है उन्होंने तो सिर्फ मेरा रिपोर्ट अलाउ के बारे में करना पूछा था। देती। रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बता दिया, सरकार ने बता दिया कि अभी प्रकाश जब रिपोर्ट आएगी तो बता देंगे। अब देखिए आप प्रश्न तो लगाने नहीं देते हाँ हो, जी। पूछने देते नहीं हो। पिछले सेशन के दौरान स्पीकर सर जब इस इशू पे चर्चा हो रही थी तो उस वक्त होम मिनिस्टर ने खुद ने ये बात स्वीकार करी थी कि मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी, मैंने रिपोर्ट आगे चीफ मिनिस्टर को दे दी और मैं बहुत जल्द उस रिपोर्ट को शाया करने का काम करूंगा। आप ये कैसे कहते हो मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट आई नहीं? चलिए, जब जब आप ही का मिनिस्टर यहां बोल करके गया ये बात है तो कम से कम आप तो ये तो ना कोई गलत बात तो ना करो उसमें। वो रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई सारी हो गई है। उन्होंने आगे जिस प्रकार से कहा था, आगे बल्कि 2 और हमने उसी रिपोर्ट के आधार के ऊपर ये जो हमारी मैडम रामचंद्रन, क्या नाम, कला रामाचंद्रन, उनकी बाद में उसके ऊपर रिपोर्ट आई, वो एक्शन हो गया। दूसरी रिपोर्ट विजिलेंस की मैंने यहाँ कही थी, विजिलेंस के अंदर जांच चल रही है जो एंटी करप्शन ब्यूरो में, उसकी रिपोर्ट आएगी डिपार्टमेंट, उसके ऊपर भी एक्शन लेगा, सरकार एक्शन लेगी। जो कैग की रिपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा है कि 106 करोड़ 0.76 लाख रुपए की जो है चप्पत लगाई गई है इस दौरान। 106 करोड़ रुपए का कैग की रिपोर्ट का हवाला है। जी, इस जो आपका ध्यानाकर्षण सूचना है ना, ये इसके अंदर ये कैग की रिपोर्ट या दूसरी कोई रिपोर्ट, इसके अंदर कहीं भी आपने पूछा नहीं है कैग की रिपोर्ट के बारे में। ये मेरा सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री कैग के बारे में हाँ, सप्लीमेंट्री कैग की रिपोर्ट आ गई, कैग की रिपोर्ट आई है, उसने ये कहा है कि 106 करोड़ का घाटा हुआ है, चप्पत लगाई गई है। इसी तो फिर मैं ये पूछूं नहीं क्या? नहीं, इस जो आपने ध्यानाकर्षण, अच्छा आप मुझे बताओ क्या क्या पूछना है? नहीं, जो आपने जो आपको सूट करता है वो पूछ लेता हूँ। जो आपने लिखा हुआ है वो पूछिए, जो आपने लिखा हुआ है। 100 के किए 60, आधे लिए बाट, बचे 30, 10 दूंगा, 10 देता हूं, 10 का लेना देना क्या। अध्यक्ष महोदय, आप भी हम भी सब चिंतित हैं हरियाणा की जनता के पैसों के लिए। बातें सारी अभय जी ने कही हैं, पर हम एक चीज जरूर स्पष्ट चाहते हैं, चाहे मेरा नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, पहले आप SIT बनाते हैं, SIT आई वाला इंक्वायरी, फिर आप कहते नहीं ये तो ई वाला इंक्वायरी था, फिर आप कहते नहीं जी ये इंक्वायरी और इंक्वायरी में बात नहीं बनेगी, अब हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, फिर अफसर कोर्टों की स्टे ले रहे हैं। कल भी अध्यक्ष महोदय 200 करोड़ के घोटाले में बड़ा दुख हुआ, एक अफसर स्टे लेके बैठे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में, सरकार ने कोर्ट में जवाब भी पेश नहीं किया। कैसे न्याय मिलेगा? जबकि मुख्यमंत्री जी आपके जनून का मामला है, आप कहते हो कि ये मेरा जनून है, मैं भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना चाहता हूं। एक और मुद्दा उठा विधानसभा में, मंत्री संदीप सिंह का। विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट किया और उसके बाद विधानसभा से बाहर कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद क्या कुछ कह रहे थे वो भी सुनते हैं। कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का अपना दोहरा चरित्र जो है वो सबके सामने आ गया। जिस मंत्री से विभाग ले लिया जाता है और जिस मंत्री को पार्टी की बैठकों में नहीं आमंत्रित किया जाता, आज उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री, सबने किस तरीके से उन्हें शील्ड कर रहे थे। जब उस व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया तो उसमें जवाब देने के बजाय जो है उसको उसके बचाव में आए, और ना कि अभी तथ्यों में ना कोई परिवर्तन हुआ है। हमने यही पूछा था, क्या जो उन पर आरोप लगे हैं या जो उनको जांच चल रही है, क्या वो जांच मुकम्मल हो गई है? क्या जांच में पूरे सबूत आ चुके हैं उनकी बेगुनाही के? लेकिन ना सवाल का जवाब सरकार ने दिया, ना ही जो मंत्री हैं उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे दिया। और हमने यही कहा था कि जब पिछले विधानसभा सत्र में नहीं आए थे तो आज आए हैं तो अपना स्पष्टीकरण दें। और जब हमारे स्पीकर महोदय ने जब उस चीज़ को अलाउ नहीं किया तो हमने, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करते हुए हमने उसका वॉकआउट किया। और हम आज भी इसी बात पे कायम हैं कि तुरंत मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस जो है विधानसभा में मंत्री के तौर पे यहाँ कार्य करें। जब भी किसी मौके पर विधानसभा में बहस होती है, कार्रवाई होती है, तो बहुत से मुद्दे उठाए जाते हैं, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जो बहस का और चर्चा का विषय बन जाते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से
भूपेंद्र सिंह गहलावत जी जुड़ चुके हैं, जेजेपी से दीपकमल सारन साहब जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से केवल ढींगरा साहब जुड़ चुके हैं और इनेलो से रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले गहलावत जी, संदीप सिंह के मुद्दे पर हंगामा हुआ, विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार का दोहरा चरित्र है, कभी संगठन की बैठकों में नहीं बुलाया जाता, विधानसभा में आते हैं तो मंत्री बोलने से बचते हैं और सरकार इस मुद्दे को हल्के में ले रही है, जबकि ये प्रदेश की बेटियों का, बहनों का उससे जुड़ा मामला है, औरतों की इज्जत से जुड़ा मामला है। और कई बार इस मुद्दे पर पहले भी कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया और आज भी काफी हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ और वॉकआउट तक कर दिया। देखिए कुरैशी जी, हमारी पार्टी किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही और जो भी प्रोसेस है, ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है। जी आप बोलते रहे, टीवी पर सर सही आ रही है। ठीक रही है, मेरी आवाज सर आपकी टीवी पर आवाज सही आ रही है, वो आपको थोड़ा सा ठीक हो जाए, आप प्लीज बोलते रहिए। आप देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी भी ऐसे मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करती। एसआईटी का गठन हमारी सरकार ने कर दिया और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक कोई दोषी नहीं हो जाता उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो? ना तो पहले जो पार्ट था बजट का, उसमें संदीप सिंह को किसी ने बैन किया था और ना आज कोई बैन करने की बात थी। उनका जब तक कि वो मंत्री हैं और उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तो उनका राइट है, वो विधानसभा सत्र में भाग ले सकते हैं, बजट में भाग ले सकते हैं जी। और जो बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं, इनको तो बांधना चाहिए। ये कोई चर्चा तो करना नहीं चाहते, बजट पे चर्चा करने की बजाय ये वॉकआउट करते हैं, दूसरी चीजें करते हैं, फिर ये कहेंगे हमारे को समय नहीं दिया। अब हमारी सरकार समय दे रही है, इनसे चर्चा इनको करनी चाहिए और बहाना बना के इनको बाहर भागने की नहीं करना चाहिए। पारदर्शिता के हिसाब से इनको बिल्कुल अच्छी तरह से चर्चा करें। बजट में इनको पूरा समय मिलेगा, सभी विधायक जैसे भी अपनी बातें रखेंगे, सबकी बात सुनी जाएगी। ये पहली बार व्यवस्था हुई है कि पहला बजट पेश करने के बाद इतना समय इनको अध्ययन करने के लिए दिया, कमेटियों का भी गठन किया और सभी के जो पर्सन आए हैं उनको भी सदन में उनको भी सुनने की बात हो रही है, उनका जवाब देने की बात हो रही है। तो मैं तो ये कहता हूं कि इनको वॉकआउट करने के लिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास, आपके सारे सवाल। केवल ढींगरा जी, किसी के खिलाफ जांच चल रही है, किसी मुद्दे पर जांच चल रही है, तो जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उसको क्या सजा मिलती है, नहीं मिलती है, जांच में क्या आता है, वो बात का विषय है। इस तरह से बहुत से नेताओं, आपके नेताओं की भी जांच चल रही है, ये बात भी आती है निकल कर। आप लोग बहाना ढूंढ रहे थे और इस बहाने को ढूंढकर आप सदन से वॉकआउट कर गए। आप बजट पर चर्चा करना ही नहीं चाहते थे, बीजेपी के आरोप हैं। नहीं देखिए, और ये बात तो सही है कि जब किसी पर जांच चल रही है तो अब ये थोड़ी है कि वो दोषी करार दिए जाएं, जांच तो होने दीजिए। नासिर जी, ये एक मुद्दा नहीं था, ये इसी एक मुद्दे के ऊपर डिवर्ट करना चाह रहे हैं। ये एक मुद्दा तो सिर्फ इसलिए था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इतने बड़े बड़े नारे ये सरकार दे रही है और बेटियों के साथ क्या व्यवहार कर रही है, और वो मंत्री जी जो है वो वहां पे सदन के अंदर बैठे हैं। ऐसे आदमियों को नैतिक अधिकार बनता है कि सदन में बैठने का? बात ये थी। अब बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ का या तो नारा फेल कर दीजिए या फिर आप ये वाला काम कर लीजिए। दो बातों में से बात जो है वो ये है। बाकी अनगिनत बातें, घोटालों की चर्चा हुई सदन के अंदर, बेरोजगारी की हुई, अपराध की हुई, नशे की हुई, ई टेंडरिंग की हुई, ओपीएस की हुई, शिक्षा की हुई, केवल ढींगरा जी, सड़क की हुई, बिजली हम सब विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया। आपने इससे पहले पैदल मार्च भी निकाला था और उसमें फोकस मंत्री संदीप सिंह ही थे। इससे पहले जब आप प्रश्नकाल के ऊपर आए जी, अब 0 आवर्स पे आए, आप दूसरी चीजों पे आए, आप सिर्फ एक मुद्दे की डिस्कस कर रहे हैं। यहां हम पूरे विधानसभा के जो मामले हुए उन पे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसमें कई चर्चाएं आई और कई बातें हुई। मैं तो सारे मुद्दे गिना रहा हूं। मैं भी शराब घोटाले पर भी आऊंगा, उस पर भी हंगामा हुआ। शराब घोटाले में भी आ रहा हूं, शराब घोटाले में भी आ रहा हूं। मैं तो सारी चीजों की डिस्कस कर रहा हूं, मैं तो सारे घोटाले गिना रहा हूं, क्या हुआ, कितनी गड़बड़ें हुई है।
बेरोजगारी पे बात हुई, अपराध जो नंबर 1 हो रहा है हरियाणा उसके बारे में हुई, आज जो हमारी 37.4% बेरोजगारी दर उस पे हुई, नशे पे हुई, कितना नशा बढ़ रहा है, ई टेंडरिंग पे हुई जो सरपंचों का सिर फाड़ा जा रहा है, जो सरपंच आज भी धरने पे थे, ओपीएस पे हुई, जो हमारी सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे, शिक्षा पे हुई, 5000 स्कूल बंद कर दिए, जर्जर व्यवस्था में स्कूल है। हमारी चर्चा तो बहुत सारी चीजों पे हुई है, ये सिर्फ एक पे फोकस करना कि मंत्री को इस पे हमने वॉकआउट कर दिया, ये नहीं चर्चा का विषय था। चर्चा का विषय ये सारी चीजें थी। हमने उस मामले पे उतना वॉकआउट किया कि इस मामले पे मंत्री को अंदर नहीं बैठने का अधिकार, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल कर दिया इन्होंने। इस मामले पे इतनी बात थी। दूसरी बात यह थी, जिस तरह से परिवार पहचान पत्र बनाया इन्होंने, वो एक तरह से परिवार को पहचान पत्र नहीं है, ये उनको परेशान पत्र बना दिया। ठीक है सर, सारे लोग परेशान हो रहे हैं उससे। अवैध खनन का मुद्दा था, अवैध खनन के बीच में एक डीएसपी पे डंपर चढ़ा, दूसरे डीएसपी को मारने की कोशिश हुई, तीसरे के ऊपर एक तो मार ही दिया डीएसपी। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, एक करके और भी मुद्दे हैं, 2-3 मुद्दों पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। और भी मुद्दे बहुत मैं आ रहा हूं जो मेरे को लेकिन एक प्रतिक्रिया ढींगरा जी, एक प्रतिक्रिया। जी जी दीप कमल सारन जी, दीप कमल जी नैतिकता की बात कर रहे हैं ढींगरा जी, वो कह रहे हैं कि एक नैतिकता होती है, मंत्री को नहीं आना चाहिए सदन में। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस नारे को खुद ही फेल कर दिया, जिस नारे को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। देखिए नासिर, पहले भी एक दिन बात हो रही थी, तो इसमें तो मेरा यही कहना है कि नैतिकता की आप किसी से उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन डिमांड नहीं कर सकते। ठीक, किसी से मांग कर आप नैतिकता नहीं लागू कर सकते कि आपकी नैतिकता बनती है और अब इस पर अमल कीजिए, इसको लागू कीजिए, इसके तहत काम कीजिए। ये तो व्यक्ति के अंदर से आती है। ठीक, अगर उनको लगेगा कि वाकई उनसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से उन्हें किसी एक कार्यक्रम में या किसी एक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, तो ये उस व्यक्ति का खुद का फैसला होगा। बाकी लोग उम्मीद कर सकते हैं या कोई अपनी सोच बता सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इसमें नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक देखिए कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर वॉकआउट करना या शोर मचाना या इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जोड़ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो एक सरकार का या पार्टी का नारा नहीं हो सकता। ये तो एक सामाजिक चीज़ है और हर दल हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ना चाहिए, हर एक किसी की जिम्मेदारी इसके साथ होनी चाहिए। जहाँ तक अपराध या FIR या चार्जशीट की बात है, मेरे ख्याल से जितनी चार्जशीट और जितनी गंभीर चार्जशीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ है, उनको तो अगर ये नैतिकता का ही कोई पैमाना हो, उनको तो कहीं अपनी एक तरीके से राजनीतिक अपनी पारी को घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि 6 FIR उनके खिलाफ CBI की जांच में चल रही हैं और एडवांस स्टेज में चल रही हैं, सब क्योंकि चार्जशीट हो चुकी है सबके अंदर और सबके अंदर सुनवाई होती है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक छोटे विषय पर शोर मचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी कोशिशें होती हैं। मुख्य विपक्षी दल है, उतनी जिम्मेदारी के साथ और उतनी गंभीरता के साथ जनता से जुड़े हुए मुद्दे, क्योंकि लोगों के बीच में रहते होंगे, वो लाने चाहिए, बजाय कि कुछ दिखावे के लिए कोई चीजें बड़ी दिखे और उसके साथ जुड़कर कोई सुर्खियों में हिस्सा बन जाए। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है, उनको थोड़ा सा अपना लॉजिकल स्तर और बढ़ाना चाहिए। हमारे सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं और विपक्ष की तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको और ज्यादा सक्रिय। मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष चुनौतियां पेश नहीं कर पा रहा है, मुद्दे बहुत सारे हैं। बिल्कुल दिखावे वाली बातें हो रही है, दिखावे वाला काम, इससे ज्यादा अच्छे टॉपिक है काम करने के। रजत पंजेटा जी, हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कि एक मुद्दा उठाया जाए और उसको इस तरह से पेश किया जाए, तो आप कांग्रेस के साथ में इस बात पर कि कांग्रेस के नेताओं ने जो मुद्दा उठाया मंत्री संदीप सिंह का, कि एक तरफ बेटियों की बात हो रही है, दूसरी तरफ मंत्री अपने पद पर हैं। उस खिलाड़ी ने भी खुद आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन की अपनी बात रखी कि मैं भी तो एक बेटी हूं, मेरे हक में कुछ नहीं किया जा रहा। तो आप कितना सहमत हैं इन बातों से और आपका क्या कहना है? देखिए नासिर जी, जब आप किसी संवैधानिक पद पे होते हैं, वो भी एक मंत्री जैसे पद के ऊपर, तो इसको मैं मॉरल्स नहीं कहूंगा मैं, अगर वो अभी भी इस्तीफा नहीं देते हैं, जैसे गंभीर आरोप हैं उनके ऊपर, नॉन बेलेबल वारंट इशू उनके अगेंस्ट हो चुके हैं, तो उसे मैं बेशर्मी कहूंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, कांग्रेस से कोई इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने पीसी भी हमारे दफ्तर में आके की थी। विधानसभा का आपको पता होगा कि हमने पीसी बुला रखी थी विधानसभा के जो कार्रवाई है उसके ऊपर, लेकिन कुछ समय पहले उसी समय वो भी दफ्तर में आती हैं, अभय सिंह जी के सामने सारी बात रखती हैं, तो अभय सिंह जी कहते हैं हमारी पीसी हो जाएगी, 1-2 दिन बाद भी हो जाएगी, आप अपनी बात मैंने मीडिया को बुला रखा है, आप मीडिया के समक्ष रखने का काम कीजिए। निश्चित तौर पे ये अगर संवैधानिक पद पे बैठ के कोई इस्तीफा नहीं देता है तो उसे बेशर्मी कहेंगे और क्या कहेंगे।
और आज वॉकआउट करने से पहले थोड़ा जो महिला विधायक हैं जितनी भी, इवन भाजपा की भी बात चर्चा करनी चाहिए थी, उसके बाद चाहे वॉकआउट करते कम अच्छा, से कम एक बात और 15-20 जो दीप कमल जी कह रहे थे कि मुद्दे बहुत सारे हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन विपक्ष खासतौर से कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो अपनी उस तरीके से अपनी भूमिका निभा नहीं पा रहा। आप मानते हैं? मैं बात कह रहा हूँ ना, पहले सरकार को सारा का सारा जितनी बातें हैं पहले बोलो विधानसभा के पटल पे, फिर चाहे वॉकआउट करो, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हमें शिकायत रहती है हमेशा जो स्पीकर महोदय हैं उनके लिए भी 2 लाइन बोल के शुरुआत करता हूँ आगे की सारी चर्चा की, कि वक्त ऐसे ना दीजिए, वक्त ऐसे ना दीजिए जो भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। अच्छा, तो हाँ, तो आप बात ऐसी है कि मुद्दे निश्चित तौर पे बहुत। अब एक और मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, इस पर सबकी बात आ गई, किसी ने नैतिकता की बात कही, किसी ने बेशर्मी की बात कही, किसी ने कहा कि हर मुद्दे पर सरकार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते थे, उन्होंने भी नैतिकता ठीक है ऐसे सर, इल्जाम मैं लगे थे, आता उन्होंने हूं। नैतिकता के दीप तौर कमल पर जी, एक और इस्तीफा मुद्दा दिया। उठा था, शराब घोटाले की बात हुई थी, अभय चौटाला को आपने सुना, वो लगातार बोलते रहे, इस दौरान बहस भी हुई कि विजिलेंस की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा, जांच कराई भी गई है कि नहीं कराई गई, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो केवल विजिलेंस की रिपोर्ट का जिक्र नहीं कर रहे थे। एक मैं रजत जी, मैं दीप कमल जी से सवाल कर रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, देखिए जो शराब चोरी का मामला कोई था, सवाल ही नहीं किया अभी आपसे किया तो था सर सवाल, एक प्रतिक्रिया उसी मुद्दे पर ली थी, इस पर आएंगे दोबारा से, मैं आ रहा हूं आपके पास सर, क्योंकि ये हमारी पार्टी ने हमारा पहले उनसे ले लेते ना, आप मुझसे सवाल कीजिए। संदीप सिंह वाला मुद्दा तो हम विरोध कर ही रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा ना, उनको बोलने तो दीजिए। पहले उनसे पूछा कि अभय चौटाला कह रहे हैं कि सरकार बच रही है, सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक कर रही है, अगर जांच हुई है तो लेकर आए सामने, फिर आप बताइएगा हाँ ये क्या कहते हैं इसमें। हाँ देखिए जो शराब चोरी का मामला था लॉकडाउन 106 करोड़ रुपए का, 106 करोड़ की चपत लगी थी, ये बात उन्होंने कही जी। हाँ, पता नहीं कितने की क्या बात उनकी कहते हैं, लेकिन शराब चोरी की एक घटना की जो जांच हुई थी एससीटी ने की थी, जो कि सोनीपत के गोदाम से जहां पर पुलिस को शराब सौंपी जाती है, जो जब्त की हुई शराब होती है वो पुलिस की कस्टडी में होती है, पुलिस की गार्ड वहाँ तैनात रहती है, और एक प्राइवेट गोदाम था, वहाँ से जो शराब चोरी हुई थी उसकी जांच जो हुई है उसमें 27 पुलिसकर्मी और 8 जो एक्साइज विभाग के AETOs हैं और 15 इंस्पेक्टर हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। विभागीय चार्जशीट हुई है ज़्यादातर लोगों के खिलाफ, और उनके खिलाफ जो एक हरियाणा का जो विजिलेंस है वो अपनी एक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करता है वो भी कर रहा है जी। इसके साथ साथ ये भी उसमें हाउस में बताया गया कि पिछले 3 सालों में जिन लोगों ने अवैध शराब अपने लाइसेंस के अलावा बेची है या ज़्यादा मात्रा में बेची है जितना उनका कोटा था, उन पर 340 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर उनको जब्त किया गया है। 340 करोड़ रुपए उनसे वसूले गए हैं। और हरियाणा सरकार का जो एक्साइज का राजस्व है, जो इस सरकार के शुरुआत में 6200 करोड़ रुपए होता था, वो इस साल 9600 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है एक्साइज ईयर खत्म होने से पहले, यानी कि 1.5 गुना से ज़्यादा हरियाणा का आबकारी राजस्व पिछले 3 साल में बढ़ चुका है। ये जो ट्रांसपेरेंसी का तरीका है, और इसमें व्यवस्था एक बदल रही है कि जो भी बॉटलिंग प्लांट हैं, जो भी शराब के कारखाने हैं, वहाँ से जितनी बोतलें पैक होती हैं, जितनी पेटियाँ निकलती हैं, हर एक की ट्रैकिंग होती है कि कितनी पेटियाँ कितनी वहाँ से निकली, कहाँ पहुँची, GPS टैगिंग के साथ, और वहाँ से उनकी एक एक का ब्यौरा रखा जाता है। और सबसे खास बात जो नई व्यवस्था है उसके हिसाब से इन सारी की सारी शराब जो बिक्री होती है हरियाणा में, इनका जो टैक्स है वो डिस्टिलरी और फैक्ट्री के स्थान पर ही ले लिया जाता है जी। अगर वहां से कोई भी शराब निकल रही है, वो अगर कोई गलत तरीके से बेच रहा है, वो एक अपराध है, वो अलग तरीके का अपराध है, उस पर वो कार्रवाई होती है। लेकिन हरियाणा सरकार के राजस्व की चोरी उसमें भी नहीं होती, क्योंकि मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजस्व की चोरी की जो बातें हो रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, वो बेबुनियाद हैं। मैं बता रहा हूं ना, वो शराब चोरी हुई है, शराब चोरी। एक गोदाम है जिसके अंदर जब्त की हुई पुलिस ने और आबकारी विभाग ने जो जब्त, एक ही गोदाम की फतेहाबाद में भी एक ही गोदाम की, मैं आ रहा हूं, एक ही गोदाम के 2-4 लाइन और हैं, मैं फिर आपको पूरा जितना होने दिया जी। दीप कमल जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। एक ही गोदाम का विषय था जिसके बारे में कॉलिंग अटेंशन मोशन था, और उस कॉलिंग अटेंशन मोशन में आज जो सारी विस्तार से बातें रखी गई हैं उसके अंदर एक एक चीज बता दी गई है। जो भी जांच रिपोर्ट हुई है, एक सदस्यीय कला रामचंद्रन जी की कमेटी थी, उन्होंने अपनी जांच की है, और साथ में जो एससीटी बनी थी, उस एससीटी की जो रिपोर्ट थी वो सारा ब्यौरा उसके अंदर दे दिया गया है। उसके आधार पर 27 पुलिसकर्मी और 7 AETO और 15 इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ठीक है दीप, रजत पंजेटा जी, अब आपने, मैं सवाल ही नहीं कर, सारी बातें आपने सुन ली है उनकी। हाँ जी,
बड़ी ही चतुराई से यहाँ जजपा के प्रवक्ता ने इसे शराब चोरी का केस बता दिया। मुझे ये बताने का काम करें, जब कोरोना काल के अंदर शराब की फैक्ट्री बंद है, शराब के ट्रक निकल नहीं सकते, सारी फैक्ट्रियां बंद है, शराब की फैक्ट्री बंद नहीं है, सारी फैक्ट्रियां बंद है, एक परमिट के ऊपर कहीं कहीं तो आपने ट्रक निकाल दिए, उसे भी क्या शराब चोरी कहेंगे? कहां से कहां गया? आपने इसके ऊपर कार्रवाई करी है तो इसे शराब दीप चोरी कमल जी थोड़ा उन्हें पहले कुछ थोड़ा बोलने दीजिए जी, फिर मैं आ गया। ये कह रहे हैं ना कि एक ट्रक निकाल दिया, एक ट्रक, आप सिर्फ एक ट्रक बता दीजिए कि इस फैक्ट्री से निकला और इस जगह पर रजत पंजेटा जी तक गया, एक ट्रक का नाम बता दीजिए। कि आपसे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये कोई और बोलता, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं थी। आपने अपनी आज आपके उप मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर कहा कि हमने कार्रवाई करी है, तो यानी ये कृत्य हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं फिर से, उन्होंने साथ में जो कहा मैं पूरा दोहरा देता हूं आपको, मैं पूरा दोहरा देता हूं दोबारा, बस 10 सेकंड में दोहरा देता हूं, 10 सेकंड में दोहरा देता हूं। 27 मार्च 2020 27 मार्च 2020 को देश के स्तर पर और हरियाणा में शराब के ठेके बंद होने का ऐलान हुआ था। सुन लीजिए अब एक मिनट, 27 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2020 इन 5 दिनों में समय मत कीजिए, बता देता हूँ, सुनेंगे नहीं ना आप, आपको एक ट्रक का आप और कुछ अपनी बात रख रहे हैं, बता नहीं सकते आप। आपने कहा कि ट्रक भेज दिए, मैं कह रहा हूँ एक ट्रक बता दीजिए आप जो यहाँ से निकला और वहां पहुंचा। रजत जी बोलिए आप जल्दी। डिप्टी सीएम साहब ने दावे के साथ एक मिनट उनको थोड़ा बोल, शराब की एक भी बोतल लॉकडाउन ठीक है दीपक जी, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा सर, आपका जवाब लेने के लिए आ जाऊंगा। रजत जी बोलिए, रजत जी इनको क्यों मौका दे? रजत जी बोलिए, आप रजत जी बोलिए। झूठ थोड़े बोलने के लिए डिबेट होती है, ये थोड़े है। मैं कह रहा हूँ एक ट्रक बता दीजिए। दीप कमल जी एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए, बोलिए। जो शराब चोरी हुई उसकी सीबीआई जांच करवाए ना, ये ढिंगरा जी इसके बाद आपके पास आप सीबीआई जांच दे रहे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच ये पता लग जाएगा कि किसने कहां चोरी करी है। 6 मामलों में हो रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 6 मामलों में सीबीआई जांच हो रही है। थोड़ा हो रही है, सीबीआई हो रही है, एक एक करके। सर मैं दीपक जी आपके पास आ जाऊंगा, एक मिनट। केवल ढिंगरा जी, केवल ढिंगरा जी, रजत हमारी सरकार जांच, और जो जो मगरमच्छ है ना, सारे मगरमच्छ पकड़ के जेल के अंदर देंगे। बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, गलत काम करने वाला, बेईमानी करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, सबको जेल में जाना ही चाहिए। हम करवाएंगे सीबीआई जांच में, ऐलानी आपको कह रहा हूँ। ये जो 11 डिपार्टमेंट लेके बैठे थे ना, इन्हीं 11 डिपार्टमेंट में कितने घपले निकलेंगे आपको पता लग जाएगा। ये सारी चीज पता लग जाएगी। और ये बता रहा हूँ, फिर मैं भूपेंद्र एक आदमी ढिंगरा जी आपके पास फिर आता हूँ। ढिंगरा जी एक मिनट, एक आदमी नहीं जीत पाएगा। ढिंगरा जी टाइम खत्म हो जाएगा, बात पूरी नहीं हो पाएगी। ढिंगरा जी प्लीज। और इसका जवाब तो जनता देगी आपको। जीता है ना, नहीं, आपसे परमिशन नहीं लेंगे। आपको बता रहा हूँ, पार्टी के जनता जवाब देगी दोबारा। रजत जी आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐलानिया देखिए, कांग्रेसी मगरमच्छ हो रहे हैं ना, इन मगरमच्छों को विपक्ष में बैठाएंगे। एक मिनट, जिसको कांग्रेसी मगरमच्छ, अब ऐसे आप आपस में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई भी न करे। कांग्रेसी मगरमच्छों को ऐसे ढिंगरा जी और बचना जो है आपका मुश्किल है, ये बता रहा हूं मैं। 11 के 11 डिपार्टमेंट में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, केवल ये सारी चीज जो है वो नहीं आएगी। वहीं बैठोगे जहां बैठे हो। चलिए जहां बैठे हो वहीं बैठोगे। दीप कमल जी वही जनता तय करेगी। रजत पंजेटा जी जल्दी से अपनी 30 सेकंड तो बता रहा हूं मैं। तय करेगी, मगरमच्छ नहीं आएंगे, कांग्रेसी मगरमच्छ नहीं आने देंगे। ढिंगरा जी और जनता तय करती है। 1 मिनट आपस में जनता तय कर चुकी है। थोड़ा सा वक्त, फिर हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। कुछ किया रजत पंजेटा जी आप बोलिए सर, ऐसे खामोश नहीं रहा जाता। विपक्ष में चलिए, ये भी जनता तय करेगी। कांग्रेसियों से बड़ा भ्रष्टाचार कि हमें वक्त कम मिला देश में नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि हमें ये कोई कहे कि हमें वक्त कम मिला है। छोड़े ये नहीं है जी रजत जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाएंगे जेल में, जेल की दहलीज पे खड़े हैं। जितनी जांचें करवानी है ना, हुड्डा साहब के करा चुके हो। इसके बाद आप आपको अंदर भेजेंगे। रजत जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। 10 साल की सजा काट चुके हो, अब अगली बार फिर इसकी होगी। उनमें किसका नाम है, किसका नाम और आप लोग भुगत के आओगे, ये भी बता रहा हूं मैं। इससे बड़ा पता चल जाता है आप कि लोग सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, एक आदमी इस प्रक्रिया के अंदर जाएगा, भुगत के भी आएंगे। रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा गया है, ये माना गया है कि 106.76 करोड़ का राजस्व का चूना लगा है। और अगर ये कहते हैं तो हर साल अलग अलग, जैसे दिल्ली में भी
अलग अलग कारणों की वजह से, किसी न किसी कारण शराब की वजह चोरी से हो गई है, रेवेन्यू चोरी कैसे हम हो गई? उसमें कमाल करते हो, सीबीआई की जांच कराओ, अभी पता लग जाएगा चोरी कैसे हुई। अरे नासिर भाई, नासिर भाई, एक मिनट नासिर भाई, इनको चुप करवाओ, आपको सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज मुझे। एक मिनट, आप लोग आसपास बैठे हैं, मेरी आप दोनों से क्या गुजारिश है, आरोप लगा रहे पास हैं पास बैठे हैं तो एक तो आवाज कान में आ रही है। नैलो वाले प्रवक्ता की बात सुनाई नहीं देगी तो मैं जवाब किस बात का दूंगा? सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, झूठ बोले जा रहे हैं आज आपके तक टीवी पे, मैं फिल्म जवाब किस बात का इंडस्ट्रीज दूंगा? को आप वहां जाने की आवाज आ परमिशन रही नहीं है। दी गई है एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा, आप वहां जाके देख नहीं सकते हो। आप कहते हो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तो कहां से निकली इतनी शराब, कैसे पहुंची फैक्ट्रियों में से शराब बाहर, कैसे एक आपने परमिट कैसे इशू कर दिए, उन पे नेको ट्रक कैसे निकाल दिए? ठीक है ये सर, सब ठीक है काल में सर, ठीक है सर। रजत पंडिता जी, दीपक जी, आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन भूपेन जी भी बोलना चाह रहे हैं इस मुद्दे को। भूपेन जी, आपने सवाल एक मिनट, जो ये विषय है ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जो ये विषय है ये स्पष्ट कर देता हूँ। इनको तो दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन दर्शकों के लिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जो ये विषय है, जो ये विषय है, जो ये विषय इनको नहीं है दिलचस्पी, इनको नहीं है दिलचस्पी, ये तो झूठे लोग हैं। सीबीआई जांच देना, इनको तो झूठ बोलनी है, झूठ पसंद है बस, इनके अलावा कुछ नहीं। मैं बता देता हूँ, गड़बड़ी की है कोरोना काल के अंदर, इसकी सीबीआई जांच क्यों क्या नहीं स्पष्ट कर रहे हो? ढींगरा जी एक मिनट, अपनी जांच क्यों नहीं देते भाई? ढींगरा जी एक मिनट, ढींगरा जी हम देंगे तो ठीक, सुन तो लो उनकी बात क्या कह रहे हैं। एक मिनट नासिर जी, ये विषय मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जल्दी सर, बहुत कम शब्दों में। बस यही आएगा टाइम, चिंता मत करिए। ऑनलाइन परमिट हरियाणा में जारी किए जाते हैं उन L1 ठेकेदारों या बाकी जो L13 ठेकेदार हैं जो कि डिस्टिलरी से अपने यहाँ पर शराब ले जाना चाहते हैं, ये ऑनलाइन दिए जाते हैं। 27 मार्च को हरियाणा में शराबबंदी हुई थी कि शराब के ठेके बंद रहेंगे, लेकिन 15 इंस्पेक्टरों की लापरवाही की वजह से ऑनलाइन का सिस्टम ऑन रहा। एक मिनट यार, ये क्या कर रही है ढींगरा जी, कोई फायदा नहीं फिर डिबेट का, रहने दो यार, एक मिनट, ये क्या भोपू आदमी है यार, ढींगरा जी भोपू आदमी है यार, हद होगी गोडाउन लूट रही है यार, एक ही सुनना ही नहीं चाहते। एक मिनट, मुझे मेरी सुनना तो सभी को चाहिए और एक एक करके थोड़ा सा वक्त है। नहीं, अगर मैं भूपेन जी से ही बात करना चाहता हूं, मेरी आपसे गुजारिश है, ये चाहते नहीं दीप कमल जी कि 30 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए, फिर भूपेन जी से भी हम कुछ बात कर लेते हैं जी। ये चाहते नहीं, कोई बात नहीं, आप रखिए अपनी बात सर, कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में, आप बोलिए। मैं जो आपको फिर से बता रहा हूं, 27 मार्च से 31 मार्च तक 15 इंस्पेक्टरों की वजह से ऑनलाइन सिस्टम चालू रह गया था, क्योंकि 27 तारीख को देश में अप्रत्याशित रूप से शराब के ठेके बंद होने थे। उसके बाद 4 दिन तक बंद रहा था, 4 दिन तक वो चालू रह गया था, लेकिन उन 4 दिनों के दौरान एक भी ट्रक उन परमिट के आधार पर किसी शराब फैक्ट्री से किसी गोदाम तक और किसी ठेके तक नहीं गया, एक भी नहीं गया, दावे के साथ मैं कह रहा हूं। और यही बात डिप्टी सीएम साहब ने विधानसभा में कही है, एक भी शराब की बोतल, एक भी पेटी, एक भी ट्रक मुझे यहाँ पूरे लॉकडाउन के दौरान, पूरे लॉकडाउन के दौरान एक भी फैक्ट्री से एक भी ठेका नहीं गया, एक भी गोदाम तक नहीं गया। दूसरी बात, जो चोरी हुई है वो पुलिस के पास गोदाम से, पुलिस की कस्टडी में गोदाम थे, जब्ती हुई शराब की, जबकि चोरी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ये सुनना नहीं चाहते। चारों मेहमान साथ में जुड़े हुए हैं। भूपेन गहलावत जी, आप भी बोलना चाह रहे थे इस मुद्दे पर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। शराब घोटाले पर एक तरफ विपक्ष कह रहा है चोरी हुई है, घोटाला हुआ है, आप लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि कुछ चोरी नहीं हुई और जहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं वहां पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये जो शराब घोटाले की बात है उसमें कितने लोगों को खिलाफ कार्रवाई की वो हमारे जेजेपी के प्रवक्ता ने बताई। उसके अलावा मैं ये भी कहता हूं कि जो इस शराब घोटाले में संलिप्त था उसके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। नंबर 2, मतलब आप ये कह रहे हैं कि घोटाला, लड़ाई हो रही थी, घोटाला हुआ है और उस पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी गिराने का काम, बुलडोजर चलाने का काम हुआ है। और मैं दूसरी बात ये कहता हूं, मुझे नहीं पता किस साथी ने मांग रखी थी, क्योंकि ये आपस में इतना झगड़ रहे थे, ना तो जनता को कुछ समझ में आ रही थी ना मुझे आ रही थी। सीबीआई की इन्होंने बात की, एक तरफ तो विपक्ष कहता है कि सीबीआई तो सरकार के हाथों का खिलौना है, एक तरफ वो सीबीआई से इंक्वायरी की बात करते हैं। पहले ये डिसाइड करें कि सीबीआई निष्पक्ष है कि नहीं। अगर सीबीआई से इंक्वायरी चाहते हैं तो फिर उस पर ये आरोप ना लगाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई। मैं दोनों प्रवक्ताओं की बातों को सुन रहा था, लोकदल भी और कांग्रेस के भी। मैं ये कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे
कितने साल से केस चल रहा है, 6 केसेस में जमानत पर हैं, कार्रवाई नहीं हुई, 8-9 साल हो गए। एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, उसके तहत कार्रवाई होती है। ठीक ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की सजा हुई थी, कितने साल में जाकर के सजा हुई थी। ठीक है सर। ये नहीं होता कि आज हम कोशिश करेंगे बीच में, बिल्कुल सर, आपकी बात आई। ढींगरा जी 30 सेकंड में कोई अपनी बातें आप रख दीजिए। हम मेरे सर 10 सेकंड कर दो, क्योंकि आप मेरी बात पूरी होने दे, क्योंकि मैं बात पूरी करना चाहता हूं। 30 सेकंड पूरे सर, पूरे 30 सेकंड, 30 से 29 नहीं करूंगा, 31 जरूर करूंगा। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, शराब घोटाले में अगर सीबीआई जो शराब जो वहां से गायब हुई है, चोरी हुई है, अगर उसकी सीबीआई जांच कराएं तो बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, और वो ये नहीं पकड़ेंगे तो हम कराएंगे, हमारा टाइम आएगा, हम करा देंगे। जहां तक आज मुद्दों की बात थी, बीबी बत्रा जी ने एक इंक्रोचमेंट की बात रखी, वहां पे 2400 जो थी इंक्रोचमेंट की बात हो रही थी, प्रॉपर्टियों की या इंक्रोचमेंट की। मंत्री जी को यही नहीं पता था कि 2400 है हरियाणा की, वो कह रहे थे 1500 है, और उसके बाद 300 की बात करी, 300 पे कार्रवाई हो रही थी। ये देखिए, 30 सेकंड तो हो चुके, आप आपको मैं एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ। देखिए, मुद्दे बहुत सारे थे। नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला है, वो उसके बीच में 31 करोड़ रुपया एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के बावजूद अमाउंट दे दी गई। ये इतना बड़ा घोटाला है, इसके बारे में इतनी बड़ी बात रखी, लेकिन ये सरकार चुप है। सीबीआई जांच उसकी भी होनी चाहिए, और कोर्ट में। ठीक है ढींगरा जी, रजत पंजेटा जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, देखिए, आज जो मुख्य तौर पे मुद्दा था हमारा किसानों के ऊपर जो सप्लीमेंट्री था, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बाद हमारा सप्लीमेंट्री था कि किसानों के ऊपर कितना कर्ज है आज देश के अंदर, और कर्ज की वजह से कितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तीसरा, जो हमारी डिमांड थी वो ये थी कि एमएसपी के ऊपर कानून आप कब बनाएं। तीनों के ही सवाल का जवाब जो आज सरकार नहीं दे पाई। ठीक है सर। हमने सरकार क्वेश्चन किया कृषि मंत्री से, जवाब दे रहे हैं सहकारिता मंत्री। आप देखिए, प्राइवेट बैंक्स के बारे में, नेशनल बैंक्स के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है, जबकि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल का सेक्रेटरीट के 7th फ्लोर पे दफ्तर है, जिसके वाइस चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री हैं, और इसमें सभी बैंक्स के, प्राइवेट हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो, सभी के सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो इसके मेंबर होते हैं। जबकि कोरोना काल के अंदर एचडीएफसी के बैंक के अंदर किस तरह सारा का सारा पैसा जो किसानों को देना था वो इन्होंने रोक के रखा, एचडीएफसी बैंक को दिया, उसके जरिए इनका कोई भुगतान हुआ, उसमें भी काफी लंबा समय इन्होंने लगा दिया। सारा कभी कुछ कोई सवाल, हम दूसरे मुद्दे पर आएंगे, सरपंचों की बात, सारे के सारे जवाब थे। जबकि आज अगर 2014 का मैं आंकड़ा लूं, रजत जी और भी थोड़ा सा वक्त लेंगे, सरपंचों की मुद्दे पर बात करेंगे। दीप कमल जी, उस पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। नहीं, मैं दोबारा से उस पर स्पेशली आएंगे, मैं उस पर स्पेशली सरपंचों के मुद्दे पर ही बात करूंगा। लेकिन दीप कमल जी, ये 2-4 सवाल उठे हैं और आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, देखिए, जो विषय है जो आपने, ये तो उन्होंने अपने मुद्दे उठाए कि हमने इस मुद्दे पर बात की, शराब घोटाले पर आपकी कोई बात रह गई हो जी। देखिए, शराब का मैं वही कह रहा हूँ, शराब की सिर्फ एक घटना जो कि सोनीपत के एक गोदाम से शराब चोरी हुई थी, उसकी सरकार ने जांच करनाल में भी हुई है, वो वहां पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन विधानसभा में जो सवाल सोनीपत के गोदाम से संबंधित लगाया गया था, उसके बारे में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो पुलिस के अंडर था, और वो जब्त की हुई शराब थी, वो शराब, और उसके अंदर घोटाला कहाँ से, मतलब एक गोदाम है जहां पे आपने जब्त किया हुआ सामान रखा हुआ है, पुलिस के गार्ड लगे हुए हैं, वहां पर कोई दीवार तोड़कर, दीवार को काट कर वहां से शराब चोरी कर रहा है। अब और वो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि शराब के ठेके बंद थे उस दौरान। अब और ज्यादा बात आगे बढ़ेगी तो फिर बहस शुरू होगी।